हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बड़े प्लेयर्स के बीच में और एक रिटेलर्स के बीच में क्या फ़र्क होता है, कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है, वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, टेक्निकली अगर वो यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं, वो रिस्क अपना कैसे मैनेज करते हैं, एंड वर्सेस रिटेलर्स के बारे में कि रिटेलर्स जो होते हैं वो क्यों लॉस करते हैं मार्केट में, क्या क्या चीज़ें अपनी बेटर कर सकते हैं। नॉर्मली सब कहते हैं कि हमें सिर्फ मार्केट में एक ही चीज़ करनी है, एक ही चीज़ करनी है, जो कि सिर्फ बड़े प्लेयर्स को कॉपी करना है, कि जो बड़े प्लेयर्स करने हैं हमें सिर्फ वो करना है। बट ये कोई नहीं बताता कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं और कॉपी कैसे करना है उन्हें। इस वीडियो में उसके बारे में बताना चाहूँगा आपको कि हम उनको देख के कैसे अपने आप बहुत अच्छे से अच्छे ट्रेड ले सकते हैं, कैसे अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, कैसे हमारा रिस्क को जो है मैनेज कर सकते हैं, जैसे वो करते हैं उस तरीके से। हु आर बिग प्लेयर्स, मतलब यही नहीं पता है काफ़ी लोगों को कि बिग प्लेयर्स हैं क्या। अब देखो, तो जो बिग प्लेयर्स होते हैं मार्केट में उन वो होते कौन है। मतलब बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि बिग प्लेयर्स का मतलब क्या होता है, बड़े लोगों का जिनके पास ज़्यादा पैसा है। मैं कोई मुकेश अंबानी या फिर बिल गेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि उनके पास बड़ा पैसा होता है। मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स की, म्यूचुअल फंड्स की, पेंशन फंड्स की, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, और भी बहुत सारे फंड्स होते हैं या फिर बैंक्स होते हैं। इनको हम जनरली क्या बोलते हैं, अपनी मार्केट की भाषा में इनको हम बोलते हैं FIIs एंड DIIs। इनको हम जनरली में हमारी मार्केट की भाषा में बोलते हैं FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एंड DIA मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इनका मतलब क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब होता है कि जो बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एंड जो डोमेस्टिक जो इंडिया के लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको बोलते हैं हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है बड़े लोग, जो इंस्टीट्यूशन है जिनके पास लोगों का पैसा होता है, जिनके पास बड़ा चंक ऑफ मनी होता है, उनको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो वो उनके बारे में बात करेंगे कि उनके माइंडसेट में और हमारे माइंडसेट में, रिटेलर्स के माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो देते हैं जिस चीज़ को, ये वो देते हैं अपने रिस्क को। अब वो कैसे देते हैं, वो ऐसे देते हैं कि वो सबसे पहले अगर वो किसी भी एक ट्रेड में एंटर कर रहे हैं, किसी भी अगर एक ट्रेड में एंटर कर रहे हैं, तो उनका जो रिस्क होता है वो हमेशा डिफाइंड होता है। डिफाइंड का मतलब ये होता है कि अगर वो किसी ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं, उस ट्रेड में एंट्री लेने से पहले उनको पता होता है कि इस ट्रेड में उनका कितना नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो हेज फंड मैनेजर्स हैं या बड़ा पैसा मैनेज करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको लॉस नहीं होता है, उनको लॉस होता है, वो एज पर देयर पॉकेट होता है। इतना परसेंटेज ऑफ देयर कैपिटल जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सिर्फ वो उतना ही लूज़ करते हैं। ऐसे नहीं है, वो ये नहीं करते हैं कि अगर वो नीचे आ रहा है, अगर उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, और कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, वो हमेशा प्रॉफिट ही बनाते हैं। ऐसा नहीं होता है गाइस, वो सब लोग स्टॉप लॉस लेते हैं। बात ये है कि जब उनका लॉस होता है तो वो हमेशा छोटा होता है, जब उनका लॉस होता है तो वो हमेशा छोटा होता है, एंड जब उनका प्रॉफिट होता है वो हमेशा बिग होता है, बिग प्रॉफिट ए स्मॉल लॉस। तो इस चीज़ से वो मार्केट में सस्टेन कर पाए हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ये नहीं किया, अगर उन्होंने छोटा रिस्क नहीं लिया, तो वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और उनकी कैपिटल कोई 1-2 लाख रुपए नहीं होती है कि जो उन्होंने अगर रिस्क अपना बढ़ा दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और पैसा भी है, ठीक है, वो डाल सकते हैं। उनका कोई ये 1-2 लाख रुपए से ट्रेड नहीं करते हैं कि वो चलो रिस्क बढ़ा दिया, नहीं लिया, स्टॉप लॉस नहीं लिया। वो एकदम डिफाइंड होता है, वो सिस्टमेटिकली ट्रेडिंग करते हैं। सिस्टमेटिकली ट्रेडिंग का मतलब उनका सब सिस्टम से चलता है। अगर सिस्टम में उन्होंने, अगर उनका रिस्क अपनी कैपिटल पे 1% है या फिर 2% है महीने का, ठीक है, तो वो सिस्टम में डाल के रखते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हाँ 2% है, देखेंगे जब आएगा, जब आएगा जब देखी जाएगी, ऐसा नहीं है। वो सिस्टम में डाल के रखते हैं, अगर इतना हिट हुआ तो हम बाहर निकल लेंगे, भले ही वो उस स्टॉक में फिर एंट्री कर लेंगे, बट वो उस टाइम अगर उन्होंने स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो निकलते हैं उस जगह से। ठीक है, और हमेशा जब भी वो टारगेट लेते हैं वो बड़ा लेते हैं। अब जैसे भी किसी अप ट्रेंड के बाद अगर एक कंसोलिडेशन हो रहा है, तो क्या होता है कि ज़्यादातर लोग रिटेलर्स जो होते हैं वो डर जाते हैं कि नहीं इतनी ऊपर कौन लेगा। ज़्यादातर का सबका माइंडसेट यही होता है कि इतनी ऊपर कौन लेगा, ठीक है।
बट नहीं, उनका माइंडसेट ये होता है कि नहीं, जितने भी ऊपर है हम लेंगे उसको। एक ट्रेंड को राइड करते हैं वो हमेशा। और रिटेलर्स में क्या होता है, वो ट्रेंड को राइड ही नहीं कर पाते। ट्रेंड को राइड कैसे नहीं कर पाते, वो ट्रेड को होल्ड ही नहीं कर पाते। तो जब आप ट्रेड को होल्ड ही नहीं कर पाओगे, आपका माइंडसेट ही वो बनेगा कि एक मिनट में आओ, जल्दी निकलो, स्कैल्पिंग करो, इंट्राडे करो, आपका माइंडसेट ही वो होगा। तो आपका बड़ा पैसा कैसे बनेगा जब आप एक ट्रेड को होल्ड करोगे, ठीक है, जब भी आपका एक बड़ा पैसा बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि इंट्राडे और स्कैल्पिंग से दूर हटके स्विंग ट्रेडिंग में आओ, इक्विटी में आओ। अगर ऑप्शंस में भी कर रहे हो तो एक स्ट्रैटेजी बना के काम करो, उस तरीके से ही आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो मार्केट विल किक आउट यू, ठीक है। तो एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो होता है पोजीशन। अब उनके पास अनलिमिटेड पैसा होता है, बट वो कभी भी अपना पैसा सारा का सारा एक साथ एक जगह पे नहीं डालते हैं। वो अपना जो पोजीशन होता है उसको बहुत बहुत कैलकुलेशन से जो है डिप्लॉय करते हैं मार्केट के अंदर। अगर सपोज करते हैं उनके पास 1 करोड़ रुपए है, तो वो ऐसा नहीं है कि अगर उनको एक स्टॉक में 1 करोड़ रुपए डालना है। फॉर एग्जाम्पल, ये एयरटेल का शेयर है, यहाँ पे ये 700 रुपये पे प्राइस है इसका, ये एयरटेल का शेयर है, ठीक है। अब एयरटेल के शेयर उनको बाय करना है 700 के अराउंड, ये इसका सपोर्ट है 600 रुपये के आसपास, ये इसका रेजिस्टेंस है। तो अगर स्टॉक यहाँ से गया है ऊपर, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो ऐसा नहीं है कि अगर उनको यहाँ पे 1 करोड़ रुपए अगर इन्वेस्ट करना है एयरटेल में, तो वो ऐसा नहीं कि इस सपोर्ट के ऊपर 1 करोड़ रुपए डाल देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो हमेशा जो अपना पैसा है वो धीरे धीरे इन्फ्यूज़ करते हैं मार्केट के अंदर। जैसे अगर उन्होंने ये सपोर्ट पकड़ा है मार्केट के अंदर, तो इस सपोर्ट के अंदर अपनी जो इन्वेस्टेड कैपिटल है, मतलब जो कैपिटल वो चाह रहे हैं इन्वेस्ट करना, जैसे 1 करोड़ रुपए, तो उसका कुछ परसेंटेज 20% 30% वो सिर्फ यहाँ पे इन्फ्यूज़ करेंगे। फिर जब वो इसके हाई को ब्रीच करेगा, जब वो यहाँ पे अपना कुछ कैपिटल इन्फ्यूज़ करेंगे, उसको बोलते हैं पिरामिडिंग। वो पिरामिडिंग करते हैं, एवरेजिंग कभी भी नहीं करते। वो एवरेजिंग सिर्फ और सिर्फ वो लोग करते हैं जो अपना लॉस लेना नहीं चाहते। एवरेजिंग वो लोग करते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनके पास बड़ा पैसा होता है, वो कभी भी एवरेजिंग नहीं करते, वो हमेशा पिरामिडिंग करते हैं। तो जब यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तब वो अपना ऐड करेंगे। फिर जब इस रेजिस्टेंस से आएगा तो वो अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करेंगे, एंड देन फिर रिट्रेसमेंट के बाद वो फिर बुक करेंगे। आप देखते हो ना कि कभी भी एक स्टॉक जो होता है वो ऊपर जाता है, कभी भी एक स्टॉक होता है वो ऊपर जाता है, देन नीचे आता है, देन ऊपर जाता है, देन नीचे आता है। कभी भी एक लाइन में ऐसे नहीं जाता, क्योंकि वो अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करते रहते हैं। सेम गोज विद डाउन ट्रेंड। अगर डाउन ट्रेंड में होता है तो वो अपना प्रॉफिट बुक करते रहते हैं, कभी भी एक लाइन में नीचे ना कभी ऊपर, ऐसे नहीं जाता कभी भी, ठीक है। वो हमेशा जो जब भी अपनी एंट्री करते हैं ना मार्केट के अंदर, जब भी वो एंट्री करेंगे तो वो टेक्निकल नहीं देखते हैं कि वो अब ब्रेकआउट हुआ है तो अब एंट्री करेंगे। वो टेक्निकल तो देखते हैं, सिर्फ 20% ऑफ द टाइम वो यूज़ करते हैं टेक्निकल। वो बाकी 80% ऑफ द टाइम अपनी साइकोलॉजी यूज़ करते हैं। साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे वो एंट्री कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी एंट्री है, वहाँ पे जो स्टॉप लॉस वो ले रहे हैं वो उनके रिस्क के हिसाब से है कि नहीं। अगर जहाँ पे वो जितना एसएल रख रहे हैं वो उनकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से है कि नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल किसी म्यूचुअल फंड ने इस लेवल पे एंट्री करी है, ये 100 का लेवल होता है, ठीक है। उसके पास यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए 20 करोड़ थे, और स्टॉक ने अगर नीचे से आके ब्रेकआउट दिया है 100 का, तो वो 20 करोड़ जो यहाँ पे इन्फ्यूज़ नहीं कर देंगे 100 रुपये के ऊपर कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे इन्फ्यूज़ कर देंगे। वो वेट करते हैं कि नहीं रिटेस्ट होगा, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। एंड देन वो जब इसका हायर हाई बनाता है, हायर हाई का मतलब कि अप ट्रेंड कन्फर्म हो चुका है, उसके बाद वो अपना पिरामिडिंग करना शुरू करते हैं, देन वो अपना बाकी का कैपिटल इन्फ्यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, देन एंट्री करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, देन एंट्री करते हैं। अब जो तीसरी चीज़ ये होती है, जो थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे वो ध्यान देते हैं, कंसिस्टेंट रिटर्न्स के ऊपर। अब कई लोग जो आते हैं मार्केट में, उनका एक्सपेक्टेशन क्या होता है मार्केट में? उनका एक्सपेक्टेशन ये होता है मार्केट में कि वो आएंगे 10,000 रुपये लेके एंड वो उसको 20,000 30,000 बनाएंगे। बट ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। अगर आप मार्केट में एक चंक ऑफ मनी लेके आ रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप 1,00,000 रुपये लेके आ रहे हो मार्केट में, जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता है मार्केट से, वो लिटरली 2 से 4% तक की होती है कि अगर आपको मंथली 2 से 4% मिल रहा है
तो आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए, वो लोगों से नहीं निकलता है। 2 से 4% भी बहुत मुश्किल होता है, तो डबल करना तो आप भूल ही जाओ, वो तो रियलिस्टिक है ही नहीं। ठीक है, वो तो सिर्फ यूट्यूब पे ही दिखाते हैं लोग आपको कि मैंने 1,000 से 50,000 बना दिया, नहीं होता है गाइस ऐसा। ठीक है, तो उनका जो अप्रोच है मार्केट को लेके वो बहुत ईजी है। उनको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, अगर वो कम होगा तब भी उनको चलेगा, उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर वो 10,000 से 50,000 बना रहे हैं, जैसे कोई भी अगर बना रहा है 10,000 से 50,000 रुपये, तो वो कंसिस्टेंट नहीं हो सकता है कभी भी। वो एक एक बारी का होता है, कभी कभी बाय लक बाय चांस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैम्बलिंग। कभी भी वो कंसिस्टेंट नहीं होता। जो भी बनाता है 10 से 50, 50 से 1 लाख, वो कंसिस्टेंट नहीं बना सकता है, क्योंकि कंसिस्टेंटली रिटर्न जो होता है वो एक रियलिस्टिक रिटर्न होना चाहिए। जैसे आप अगर बैंक में एफडी कराते हो या फिर आप बैंक में पैसा रखते हो, तो इंटरेस्ट रेट एक कंसिस्टेंटली होता है, बट वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो अगर एफडी कराते हो तो 7% का आपको ईयरली वो इंटरेस्ट रेट मिलता है एफडी में। तो आपको क्या यहाँ पे डबल हो रहा है पैसा? आपको ईयरली 7% मिल रहा है, तो आपको अगर स्टॉक मार्केट में 3 to 4% भी मंथली मिल रहा है, तो आप अगर कैलकुलेट करोगे उसके 4% के हिसाब से भी, तो कितना होता है साल का? वो साल का नियरली 50% होता है, 48% होता है। तो साल का आप नियरली उसका डबल नहीं कर पा रहे हो, बट आप उसका आधा तो कर ही पा रहे हो। जैसे कि आप अगर 1 लाख रुपए आपके पास है, तो आप साल का कम से कम उसके ऊपर 50,000 तो बना पाओगे प्रॉफिट में। तो आप उसके ऊपर ध्यान दो। आपका अप्रोच ही गलत है मार्केट को लेके, एक्सपेक्टेशन ही गलत है मार्केट को लेके। तो पहले आप उसको अपना सही करो, देन मार्केट में आके आप काम करने के लायक हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, बट एक स्मॉल रिटर्न से वो काम चला लेते हैं। वैसे स्मॉल रिटर्न नहीं होता है ये 50% सालाना, 48% स्मॉल रिटर्न नहीं होता है, बहुत अच्छा रिटर्न होता है ये। आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना आपको फिक्स डिपॉजिट में मिलेगा, ना आपको कोई बैंक देगा। आप कुछ भी कर लो, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दो, 50% रिटर्न बहुत ईजिली नहीं मिलता है। लोगों को पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, बट ये भी बहुत हार्ड होता है निकालना। ठीक है, और जो चौथा रीज़न है कि एडवांस रिसोर्सेज, कि उनके पास जो होते हैं एडवांस रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि एक वेबसाइट ऐप है ब्लूमबर्ग करके। तो जो ब्लूमबर्ग है वो सिर्फ और सिर्फ बहुत अमीर लोगों के लिए, जैसे कि जो रिच पर्सन्स हैं उनके लिए वो बनाई गई है, ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट है या फिर जो ट्रेडिंग है वो बहुत ईजीली कर सकें। तो उसका जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो ही कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का है। तो वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए, तो वो लोग अपन अफोर्ड नहीं कर सकते। बट क्या है, वो सिर्फ उनके लिए, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, तो जो उनको न्यूज़ मिलती है वो हमसे पहले क्यों मिल जाती है? क्योंकि उनके पास ऐसी चीज़ें होती हैं। आपको अगर बड़े लेवल पे काम करना है तो आपको ऐसी चीज़ों को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बड़ा पैसा कहीं लगा रहे हो तो आप सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं कर सकते कि ब्रेकआउट हो गया आपने एक ट्रेड बना ली। इतनी सी चीज़ पे अपना रिस्क थोड़ी लोगे। सिर्फ टेक्निकल का ब्रेकआउट अगर हुआ है तो इतनी सी चीज़ पे आप रिस्क नहीं ले सकते हो। तो आपको कई सारे कन्फ्लुएंसेस चाहिए पड़ेंगे, कि आपको कम से कम अगर 3 से 4 कन्फर्मेशंस मिले हैं मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर एक जगह से ब्रेकआउट हुआ है कोई भी स्टॉक का, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है मार्केट में, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है मार्केट में, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, तो इसके अगर हमें कन्फर्मेशंस देखने हैं, कि अगर सिर्फ ब्रेकआउट पे हम ट्रेड नहीं करते हैं कि अगर ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेड कर लो, इसके बाद हमें कम से कम 4 जो कन्फर्मेशंस है वो लेने पड़ेंगे मार्केट में। वो कन्फर्मेशंस क्या हो सकते हैं? वो कन्फर्मेशन हो सकते हैं वॉल्यूम्स को, अगर आप देख रहे हो वॉल्यूम्स को देखो, RSI आप उसको देखो। तीसरी चीज़ होती है कि जो ब्रेकआउट हुआ है वो कौन से लेवल पे हुआ, किस लेवल पे वो ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, अगर ब्रेकआउट क्या लोअर लेवल्स पे हुआ है, रिवर्सल्स ब्रेकआउट है। देखो, ब्रेकआउट भी कई तरीके के होते हैं। एक तो टॉप पे ब्रेकआउट होता है, एक नीचे की तरफ, मतलब जो बेस बना के डाउन ट्रेंड के बाद ब्रेकआउट होता है। तो उन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ एक कैंडल का ब्रेकआउट होने से आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप 10-15 हज़ार से तो कर सकते हो, बट आपके पास एक चंक ऑफ मनी जब बड़ा पैसा आ जाएगा, तो आप एक सिर्फ ब्रेकआउट के एक कैंडल के दम पे आप उतना बड़ा ट्रेड नहीं ले पाओगे। जो लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी जो है वो मुझे भी ऐसा लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, अब साइकोलॉजी होती क्या है? साइकोलॉजी ये होती है, देखो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, लोग आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे इस चीज़ में। साइकोलॉजी का बस एक यही मतलब होता है कि आप अगर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो एज अ इमोशनल पर्सन नहीं करना है। आपके इमोशंस, इमोशंस का मतलब क्या होता है? आपको ग्रीडी नहीं होना है, आपको फियरलेस होना है, कॉन्फिडेंट होने चाहिए हो। तो ये सब आपके इमोशंस होते हैं। ठीक है, कि कैसे हैंडल करना है। देखो, एंट्री करना
भले ही ईजी है, बट उस ट्रेड को मैनेज करना, आप एंट्री करने के बाद क्या आपके माइंड में चल रहा है, आपका माइंडसेट क्या है एंट्री करने के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ट्रेड में से कब निकल रहे हो, ठीक है, अगर आप री एंट्री कर रहे हो तो कब कर रहे हो, स्टॉप लॉस आप कब ले रहे हो, आपको अगर स्टॉप लॉस आ रहा है आपका तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है बार बार कि नहीं मेरे को नहीं लेना है स्टॉप लॉस और मैं ऊपर जा रहा हूँ, उन चीज़ों को लिखना शुरू करो, ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू करो, तब जाके कहीं आपका जो है माइंडसेट चेंज होगा मार्केट को लेके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, उनका जो माइंडसेट होता है, माइंडसेट जो बिग प्लेयर्स का होता है, वो हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। और जो स्मॉल प्लेयर्स होते हैं, रिटेलर्स जो होते हैं, रिटेलर्स जो होते हैं उनका हमेशा माइंडसेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है कि हमें जल्दी से जल्दी छोटे टाइम पीरियड में पैसा बनाना है, ठीक है। और जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो अपना रिस्क जो होता है वो हमेशा डिफाइन रखते हैं। और जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो रिटेलर्स होते हैं वो कभी भी अपना रिस्क जो होता है डोंट नो देयर रिस्क, उनको अपना रिस्क ही नहीं पता होता है कि वो क्या रिस्क ले रहे हैं मार्केट में, क्या रिस्क नहीं ले रहे हैं। दूसरा, वो जो पोजीशन लेते हैं मार्केट में, वो सिर्फ ऐसे नहीं ले लेते कि चलो मेरे पास इतना पैसा है तो मैंने इतनी पोजीशन ले ली, वो पोजीशन साइजिंग को कैलकुलेट करके लेते हैं। रैंडम ट्रेड्स एंड जो रिटेलर्स क्या होते हैं वो रैंडम जो है पोजीशन लेते हैं अपनी, कि अगर इतना 1 लाख रुपए पड़ा है तो 1 लाख का ले लिया, 2 लाख पड़ा है तो 2 लाख का ले लिया, मतलब कुछ भी कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी उन्होंने एनालिसिस नहीं किया, ऐसे ही वो रैंडमली जो है पोजीशन अपनी पिक कर लेते हैं। रैंडम साइज, मैंने सुना है कई लोगों को बोलते हुए कि वो आपका स्टॉप लॉस हंट करते हैं, ठीक है, मैंने माना वो आपको स्टॉप लॉस हंट करते हैं, बट उन्हें नहीं पता है कि आपका स्टॉप लॉस क्या है, वो आपके 2,000 5,000 रुपये लेने नहीं बैठे हैं, वो उनकी टेक्निक है, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट में स्टॉप लॉसेज कहाँ हिट होने वाले हैं, मतलब उन्हें पता है कि मार्केट में कहाँ पे स्टॉप लॉसेज पड़े होते हैं, तो जो ऑब्वियस चीज़ होती है ना मार्केट में, वो कभी भी मार्केट में वर्क नहीं करती है। वो मार्केट में छोड़ो, ऑब्वियस चीज़ कहीं पे भी वर्क नहीं करती है। ऑब्वियस चीज़ का मतलब क्या होता है कि जैसे मार्केट ने इस लेवल पे था, ये 100 का लेवल है इसका, किसी स्टॉक का, एंड यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ है किसी कैंडल का, ठीक है, यहाँ से किसी कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, जैसे ये ग्रीन कैंडल किसी ने बना दी एंड यहाँ से किसी कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट होने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि इस ब्रेकआउट को सब नोटिस कर रहे हैं, सबने देखा है इस ब्रेकआउट को, बिग प्लेयर्स भी देख रहे हैं, रिटेलर्स भी देख रहे हैं, अपने घर पे बैठ के सब देख रहे हैं, टीवी चैनल्स पे भी सबने बता दिया है, ठीक है, सब इसको देख रहे हैं। तो अगर सब इसको बाय करेंगे, सबने इसको बाय कर लिया अगर, तो सब पैसा बनाएंगे। और मार्केट में ऐसा तो होता नहीं, मार्केट जीरो सम गेम है, अगर एक बंदा खो रहा है तो दूसरे बंदे को मिल रहे हैं उसके पैसे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं रिटेलर्स, क्योंकि उनके पास चंक ऑफ मनी होता है, बहुत बड़ा पैसा होता है उनके पास, तो जो कैंडल्स होती हैं वो कोई हम जैसे लोग नहीं बनाते हैं, वो लोग बनाते हैं। तो उन्हें ये पता है ऑब्वियसली कि रिटेलर्स जो होंगे वो यहाँ पे बाय करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सब लोग बाय करेंगे, ठीक है, और बाय करना भी चाहिए, हमें बुक्स बताती हैं कि यहाँ बाय करना चाहिए, बट ये बुक्स उन्होंने भी पढ़ी हैं, बल्कि उन्होंने ही बनाई हैं ये बुक्स, उन्होंने ही लिखी हैं, तो उनको पता है कि यहाँ पे सब लोग बाय करेंगे। तो अगर सब लोग बाय करेंगे, सब लोग पैसा बनाएंगे, तो वो क्या करेंगे फिर, वो मूंगफली थोड़ी खाएंगे बैठ के। तो वो क्या करते हैं, उन्हें पता होता है कि जिस कैंडल ब्रेकआउट हुई या तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, और कोई कई लोग जो ज़्यादा शाणे बनते हैं उनको क्या होता है कि वो बोलते हैं कि नहीं नहीं उस कैंडल के नीचे रखेंगे, वहाँ स्टॉप लॉस हंटी होंगी, वो और नीचे रखते हैं अपना स्टॉप लॉस। फिर क्या होता है कि जब मार्केट में ब्रेकआउट होता है और सस्टेन भी कर लेता है कभी कभी, जैसे यहाँ पे जो है सस्टेन कर गया एंड देन नीचे की तरफ आके उसने ब्रेक कर दिया, तो आधे लोग तो इस मूव से ही निकल जाएंगे, जो ये कैंडल बनी है एक यहाँ पे, आधे लोग तो वही उसी से ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है, डर के मारे, वो कॉन्फिडेंट ही नहीं होते अपनी ट्रेड के ऊपर, वो यहीं से एग्जिट कर देंगे। एंड फिर उसके बाद वो नीचे की तरफ आना शुरू करेगा, एंड इन लोगों को, क्योंकि ये ऑब्वियस है, उनको पता है कि मार्केट ने जिस कैंडल ब्रेकआउट हुआ है उसके नीचे ही बुक्स में बताया हुआ है, तो उस कैंडल के आसपास आके वो सबका स्टॉप लॉस खा के एंड धीरे धीरे वहाँ से ऊपर जाना शुरू करेगा मार्केट। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने वीडियो बनाई है कि स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था उसके ऊपर, तो वो जाके देखना, मैंने उसमें भी बताया ये चीज़, ठीक है। तो फिर वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं,
ठीक है। तो इसी तरीके से वो सिर्फ आपका स्टॉप लॉस खाने नहीं बैठे हैं, उनको पता है कि जो ऑब्वियस स्टॉप लॉस है मार्केट में कहाँ पे पड़े होंगे, तो वो उस लेवल तक प्राइस को लेके आते हैं एंड देन वहाँ से लेके आते हैं। उसको ये नहीं पता कि रमेश का स्टॉप लॉस पड़ा है यहाँ पे तो वो आपका स्टॉप लॉस खाने आएगा, क्योंकि आप ऐसी जगह पे स्टॉप लॉस लगा रहे हो जो जहाँ पे उनको आना पड़ता है। ठीक है, समझने की कोशिश करो, तो आप लगा ही क्यों रहे हो उस जगह स्टॉप लॉस? आप अपना स्टॉप लॉस की प्लेस की जगह चेंज करो। अब आप मेरे को बोलते हो, मैंने देखा कि मेरे को किसी ने कमेंट किया था या और मेरे को इंस्टा पे मैसेज किया था किसी ने कि भैया अगर हम यहाँ पे देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बाय कर लिया, तो मेरे को मैसेज कर रहा है कोई बंदा कि अगर भैया हम यहाँ बाय कर लेंगे और तो हम स्टॉप लॉस अगर यहाँ नहीं लगाएंगे और नीचे लगा देंगे और तो हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। अरे पागल हो क्या तुम? अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो आप अपनी पोजीशन डाउन करो ना। अगर आपको पहले 100 स्टॉक लेने थे यहाँ पे, अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ था तो आपने 100 स्टॉक लेने थे, तो अगर आपकी स्टॉप लॉस और बड़ा हो गया तो आप अपनी पोजीशन डाउन कर दो, तो आपका स्टॉप लॉस उतना ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर आपका रिस्क 2000 का है, 2000 का किसी ट्रेड में आपका रिस्क है, तो फॉर एग्जांपल अगर 100 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, आपने बाय किया है 102 रुपये में, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 102 रुपये में बाय किया है एंड आपका जो स्टॉप लॉस है, आपका स्टॉप लॉस बेसिकली आप अगर जो ऑब्वियस स्टॉप लॉस रखते हो वो आपने रख दिया 95 का। ठीक है, आपने बाय किया है कोई स्टॉक 102 में एंड आपने ऑब्वियस जो स्टॉप लॉस मैंने आपको यहाँ पे बताया, ऑब्वियस स्टॉप लॉस ये वाला आपने रख दिया 95 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कितना लॉस होगा? तो जैसे अपन ने कैलकुलेशन किया था, मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में कि अगर आपको यहाँ पे पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करना है कि आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो 2000 रुपये का है एंड आपने कोई चीज़ बाय करी 102 रुपये में, आपका स्टॉप लॉस है 95 रुपीज़, तो आप क्या करोगे, जितना आपका रिस्क एपेटाइट है 2000 रुपये को आपके स्टॉप लॉस से डिवाइड कर दोगे। स्टॉप लॉस कितना है आपका? यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है 7 रुपये, तो 7 रुपये को अगर क्यों करोगे आप डिवाइड यहाँ से, तो लगभग आप 285 अपनी क्वांटिटी बाय कर सकते हो सिर्फ। तो जब आप 285 क्वांटिटीज़ बाय करोगे इस लेवल पे, उसको 7 से इंटू करोगे, 7 आपका क्या है, स्टॉप लॉस है आपका, तो आपका लगभग 2000 रुपये के करीब लॉस आएगा आपका। ठीक है, तो 285 क्वांटिटी आपने बाय करी। अब मैं क्या आपको कह रहा हूँ कि आप 95 स्टॉप लॉस ना रख के आप 90 का स्टॉप लॉस रखो। ठीक है, तो अगर आपने 90 का स्टॉप लॉस रखा तो आपका टोटल स्टॉप लॉस कितना हो गया? पहले आपका 7 रुपये का स्टॉप लॉस था एंड अब आपका कितना हो गया? अब आपका हो गया 12 रुपये का स्टॉप लॉस। आपने 102 में बाय किया था एंड आपने 90 का स्टॉप लॉस रख दिया, तो 12 का स्टॉप लॉस हो गया। तो अब आप ऐसे थोड़ी करोगे, 285 क्वांटिटी क्यों लेनी है? आपका रिस्क कैपिटल सिर्फ 2000 रुपये का है, तो आप क्या करोगे, 2000 रुपये को 12 से डिवाइड करोगे यहाँ पे। अब 2000 रुपये को 12 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? 165 के लगभग। तो आप सिर्फ और सिर्फ 165 क्वांटिटी के लगभग खरीद सकते हो। तो जब आप 165 क्वांटिटी लोगे एंड उसको 12 से इंटू करोगे तो आपका लॉस सेम है। आपकी क्वांटिटी अगर आप कम कर लोगे तो लॉस आपका रिस्क एपेटाइट सेम रहेगा भाई। ये आप समझने की कोशिश तो करो। सेम क्वांटिटी थोड़ी खरीदोगे। अगर आप अपना स्टॉप लॉस डाउन कर रहे हो तो आप सेम क्वांटिटी थोड़ी खरीद सकते हो यार। आपको अपनी क्वांटिटी भी तो, पोजीशन साइजिंग भी तो डाउन करनी पड़ेगी ना, जब भी तो आपका रिस्क मैनेज रहेगा। रिस्क मैनेज कैसे रहेगा अगर आपने पोजीशन ही अपने डाउन नहीं करी तो? ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखो। अगर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग से बचना है तो स्टॉप लॉस नीचे लगाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, ये वाला जो लेवल है यहाँ पे, ये एक सपोर्ट लेवल था मार्केट के लिए पहले। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखो मार्केट ने इसी लेवल से रिजेक्शन लिया, मार्केट में यहीं से वापस ऊपर गया, उसके बाद मार्केट में फिर ये इसको ब्रीच किया, मार्केट ने ब्रीच करने के बाद फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब देखो अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, इसमें इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ, देखो अगर आप देख रहे हो तो जिसने यहाँ पे एंट्री करी थी उसका देखो स्टॉप लॉस कहाँ पे था। ऑब्वियसली बात है वो यहाँ रख देगा एकदम जस्ट, है ना, और उसका स्टॉप लॉस यहाँ इस लेवल के आसपास हिट हो गया, तो या फिर यहाँ के आसपास रखता हो स्टॉप लॉस। तो ऐसा नहीं है कि अगर उसका 2000 रुपये तो उसका 4000 5000 हो जाता। वो अपनी क्वांटिटी, अगर पहले उसको 100 क्वांटिटी लेनी थी तो वहाँ वो सिर्फ 80 क्वांटिटीज़ लेगा। ठीक है, मतलब कैलकुलेट, जैसे मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करना है, तो वैसे कैलकुलेट ही सिर्फ क्वांटिटी लेगा, कैलकुलेटेड पोजीशन साइजिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, देन वो यहाँ से ट्रेल करके मार्केट में प्रॉफिट ले सकता है। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग तो मार्केट में होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो सब लोग पैसा बनाएंगे, और ऐसा होता नहीं है मार्केट में कभी भी। ठीक है, अगर सब लोग पैसा बनाएंगे तो फिर जो बड़े लोग हैं वो क्या करेंगे? ठीक है, उनके पास तो कोई काम नहीं बचेगा फिर। तो इस तरीके से मार्केट को जो है हम कैलकुलेटेड वे से, हमेशा जो एक कैलकुलेशन से, जो आप कहते थे ना मैथ काम नहीं आ रही, कहीं काम नहीं आ रही, ये मैथ का ही गेम है पूरा।
मैथ का प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, वो कहाँ पे पढ़ते थे अपन? मैथ में ही तो पढ़ते थे। तो ये पूरा मैथ्स ही है। अगर आपको मैथ नहीं आती तो कम से कम बेसिक तो सीखने की कोशिश करो मैथ्स का। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाओ, अगर आपको कुछ एडवाइजेज हैं आपकी तो वो मेरे को कमेंट में बता सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।